नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि विधानसभा चुनाव जैसे ही ख़त्म होंगे तो सारी जो प्रक्रियाएं हैं वो फिर से स्टार्ट हो जाएंगी और स्पेशली देखा जाए तो प्रतियोगी परीक्षाओं का जो दौर है वो स्टार्ट होगा। और सबसे पहले आपको लेखपाल भर्ती परीक्षा देखने के लिए मिलेगी और ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अप्रैल माह में लेखपाल भर्ती का एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर इसके बाद आपके जो आवेदन हैं वो यूपीपी में मार्च में शुरू हो जाएंगे और सुपर टेट इत्यादि के बारे में जून जुलाई में नोटिफिकेशन या अगस्त तक जारी हो सकता है। तो आप सभी को एक प्री प्लानिंग करके चलनी है और बहुत सारे एग्ज़ाम्स हैं जैसे रीट वगैरह का है वो भी होगा। तो इस लिहाज से हम सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के कॉमन कंटेंट को डिस्कस करेंगे और सामान्य अध्ययन की एक सीरीज लेकर चलेंगे। तो आपसे उम्मीद लगाएंगे कि आप ध्यानपूर्वक वीडियो को देखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट देंगे, क्योंकि हमें सपोर्ट की आवश्यकता है। इस दौर पे इस समय देखा जाए तो बहुत सारे छात्र सोच रहे हैं कि जब परीक्षाएं आएंगी तब पढ़ाई करेंगे और यही कमी रह जाती है। आप थोड़ा थोड़ा पहले से पढ़ के चलोगे तो वही आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है और आपकी सफलता को सुनिश्चित करता है। तो इन सब बातों को आप ध्यान में रखें और प्रिपरेशन करते रहें। भले ही कम पढ़ें लेकिन पढ़ाई बिल्कुल भी मत छोड़ें। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और कुछ क्वेश्चंस को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला प्रश्न है, भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया था? ये प्रश्न है, एक बार फिर से ध्यानपूर्वक देखें। भूमि की माप के आधार पर भू राजस्व और प्रति बिस्वा उपज का आकलन सबसे पहले किसके शासनकाल में किया गया? तो चारों विकल्पों पर अगर हम नज़र डालें तो ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी सही होगा। अगर बात करें तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा सबसे पहले भूमि के माप के आधार पर भू राजस्व का निर्धारण किया गया था और यह राजस्व प्रति बिस्वा यानी कि 1/20 बीघा 1/20 बीघा के आधार पर आकलित किया गया था और इसके द्वारा एक पद्धति अपनाई गई थी जिसको दोस्तों कहते हैं मसाहत पद्धति। कौन सी पद्धति? मसाहत पद्धति। ठीक है दोस्तों, तो ये कुल मिला के बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब अगला है, निम्नलिखित में कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो आदर्श पाठ योजना की विशेषता को कौन प्रदर्शित करेगा? आदर्श पाठ योजना जो लेसन प्लान आप बनाते हो, किसी भी क्लास में आपको टीचिंग करनी है तो सबसे पहले उसकी प्रॉपर आप तैयारी करते हो, उसकी एक लेसन प्लान बनाते हो कि कैसे हम पढ़ाएंगे। तो उसमें उदाहरणों का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हो, भाषा की सरलता होनी चाहिए और यहाँ पर देखा जाए तो व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन भी होना चाहिए। ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, इस वजह से ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब अगला प्रश्न है दोस्तों, डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? अगर मैं बात करूं दोस्तों तो डूरंड कप आपका फुटबॉल से संबंधित है। डूरंड कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आवेदक सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में किस धारा के अंतर्गत वांछित सूचना प्राप्त कर सकता है? तो जो सूचना का अधिकार अधिनियम है यानी कि आरटीआई, ये आरटीआई एक्ट दोस्तों आपका 2005 में आया था, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। इसके धारा 6 का के अगर हम अंतर्गत बात करें, 6 का के अंतर्गत, तो कोई व्यक्ति निर्धारित शुल्क जमा करके वांछित सूचनाओं को प्राप्त कर सकता है और यह एक वैधानिक अधिकार है। तो कौन सी धारा? 6 फर्स्ट के अंदर कितने रुपए इसके लिए शुल्क देनी पड़ती है? 10 रुपये, 11 रुपये, 5 रुपये, 1 रुपये। आपके पास 4 विकल्प हैं, बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं,
निम्नलिखित में से किसका प्रावधान शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नहीं किया गया? तो दोस्तों आरटीई एक्ट आया था 2009 में, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 में और राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में। तो आरटीई एक्ट अप्रैल 2009 में पारित किया गया था और इस अधिनियम का अगर हम उद्देश्य देखें तो शिक्षा का सामान्यीकरण यानी कि जनरलाइजेशन ऑफ एजुकेशन था, जिसके तहत सभी को शिक्षा प्राप्त हो सके। इसी वजह से 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने का कार्य किया गया। कक्षा में प्रवेश के लिए परीक्षा और डोनेशन पर प्रतिबंध भी लगाया गया। और इसमें देखा जाए तो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने की स्थिति में सार्वजनिक परीक्षा लेने पर भी जोर दिया गया है, लेकिन बच्चे को रोजगार की गारंटी जैसी चीज़ आरटीई एक्ट 2009 में देखने के लिए दोस्तों नहीं मिलती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, संसद का सदस्य ना होते हुए भी निम्नलिखित में कौन संसद की कार्रवाई में प्रतिभाग कर सकता है? संसद का सदस्य नहीं है लेकिन संसद की कार्रवाई में प्रतिभाग करेगा, तो इसका जो विकल्प सही होगा महान्यायवादी, ऑप्शन नंबर बी। भारत का महान्यायवादी जो होता है भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है, ठीक है। और भारत के राष्ट्रपति का ये कानूनी सलाहकार भी होता है। और जो महान्यायवादी है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है वो संसद का सदस्य नहीं होता है परंतु संसद की कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार रखता है। उसे संसद के मतदान प्रक्रिया में भाग लेने का अधिकार नहीं होता है। ये क्वेश्चन भी बन जाता है। अगला है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन के द्वारा समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों को शामिल किया गया था? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो जो 42वां संविधान संशोधन है 1976 में, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 है, जिसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। तो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, सर्वोच्च न्यायालय के किस केस यानी कि वाद में निर्णय देते हुए स्पष्ट किया गया कि संसद संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती है? क्या है, बड़ा मजेदार प्रश्न है कि किस वाद में यह स्पष्ट किया गया कि जो संसद है वो संविधान के मूल स्वरूप में परिवर्तन नहीं कर सकती, जो उसका मूल स्वरूप है उसमें परिवर्तन ना करे, मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है तो अमेंडमेंट्स किए जा सकते हैं, लेकिन उसकी आत्मा के साथ न खेले कोई। तो ये दोस्तों केशवानंद भारती बनाम केरल राज्यवाद में किया गया और सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है परंतु संविधान की मूल भावना में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। इसे संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत कहते हैं। और अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति आपात की घोषणा भी की गई। तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। 99 का मैंने डिस्कस किया, ये अनुच्छेद 352 के अंतर्गत। तो राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है 352 के अंतर्गत, ठीक है। और अगर हम बात करें 356 में क्या होता है, तो 356 में दोस्तों किसी राज्य के संवैधानिक तंत्र की विफलता के कारण राष्ट्रपति शासन का प्रावधान किया जाता है। और 360 में फाइनेंशियल क्राइसिस यानी कि वित्तीय आपात की व्यवस्था की गई है। हालांकि वित्तीय आपात अभी तक लगाया नहीं गया, अनुच्छेद 360 का प्रयोग नहीं हुआ, 352 और 56 का हो चुका है। 52 है राष्ट्रपति, क्या 52 है राष्ट्रीय आपात का, नेशनल इमरजेंसी का, और 56 है राष्ट्रपति शासन का। दोस्तों अगला क्वेश्चन लेते हैं, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो भारत में अगर हम बात करें तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम ये दोस्तों पारित किया गया था 1986 में।
भारत में ग्राहकों के हितों को सुरक्षा देने के लिए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 यानी कि 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया और इस अधिनियम का स्लोगन है जागो ग्राहक जागो। कौन सा? जागो ग्राहक जागो। इसके बाकायदा जो है काफ़ी टीवी में आपने एड्स भी देखे होंगे। तो जागो ग्राहक जागो इसका जो है स्लोगन है, मेन वाक्य है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में हम थोड़े से ही प्रश्नों को डिस्कस किए हैं, सिर्फ 10 प्रश्नों को। थोड़ा थोड़ा रोज़ डिस्कस करेंगे, लेकिन इन 10 प्रश्नों में आपको बहुत सारे और भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने के लिए मिले हैं। तो आशा है वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक का बटन दबा के मोटिवेशन प्रदान करें हमें भी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।